नमस्कार। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, अर्थात आउटो ग्रंथि के बारे में। गाइज, आपके शरीर के किस भाग में थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है? थायराइड ग्रंथि का भार कितना होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और साथियों उन हार्मोनों का कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि की कमी हो गई साथियों अगर आपके शरीर में तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? थायराइड ग्रंथि की अधिकता से साथियों आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब साथियों आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। याद रखना साथियों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए साथियों, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड साथियों इसे आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है साथियों? इसे आउटो ग्रंथि कहा जाता है। कभी कभी साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में थायराइड ग्लैंड शब्द यूज में ना लेकर साथियों आउटो ग्रंथि शब्द यूज में ले लिया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है साथियों, थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है भैया? आउटो ग्रंथि है। बात क्लियर है? याद रखना साथियों, जो थायराइड ग्लैंड है साथियों ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड है। गाइज, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था साथियों कि हमारी जो ग्रंथि होती है भैया वो 3 प्रकार की होती है: बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और साथियों मिश्रित ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि साथियों वह ग्रंथि होती है जो भैया जूस यानी कि रस और एंजाइम का निर्माण करती हो। साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भैया हार्मोन का निर्माण करती हो। और साथियों मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भैया जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का निर्माण करती हो। बात क्लियर है? तो याद रखना साथियों, थायराइड ग्लैंड है ये भैया एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और साथियों किसका निर्माण करती है भैया? अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ साथियों कि भैया थायराइड ग्रंथि है ये भैया ना कि रस बनाती है, ना कि साथियों एंजाइम बनाती है, बल्कि साथियों थायराइड ग्रंथि हार्मोन बनाती है। क्यों बनाती है साथियों? क्योंकि भैया ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना साथियों थायराइड ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना साथियों पेनियल काय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड है, अर्थात पीयूष ग्रंथि है। बात क्लियर है? तो आपको क्या पता लगा कि थायराइड ग्रंथि साथियों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये साथियों हार्मोन का निर्माण करती है और भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार कितना होता है साथियों? इसका वेट कितना होता है? तो याद रखना साथियों 300 से 400 ग्राम इसका भार होता है। इतनी बात क्लियर है? अगली बात देखिए साथियों, ये हमारी गर्दन में उपस्थित होती है। आपकी जो नेक है, हमारी गर्दन में साथियों आपका जो ट्रेकिया है, जानते हो ट्रेकिया को? ट्रेकिया, विंड पाइप, एक ही नाम है साथियों, वायु नली। इस वायु नली के साथियों पीछे की तरफ, वायु नली के पीछे की तरफ साथियों भैया ये थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। इसका भार कितना है? 300 से 400 ग्राम। इसका आकार कैसा होता है साथियों? तो आकार की बात करें भैया तो अंग्रेजी वर्णमाला के H अक्षर के समान साथियों इसका आकार होता है, या फिर मैं कहूं साथियों तो भैया तितली के समान, तितली के समान इसका आकार होता है। कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है।
कुछ इस तरीके से साथियों इसका आकार होता है भैया आपकी थायराइड ग्रंथि का, आपकी आउटो ग्रंथि का। देखिए आपको लग रहा होगा साथियों जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला का एच अक्षर बना हुआ है, लग रहा है ना। हाँ, तितली भी साथियों कुछ इस प्रकार की होती है, इसलिए याद रखना जो थायराइड ग्रंथि है साथियों उसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है और भैया तितली के समान भी होता है। दूसरी बात, गर्दन में होती है, आपकी जो वायु नली है साथियों ट्रेकिया जिसे आप विंड पाइप कहते हो, इसके पीछे की तरफ उपस्थित होती है। साथियों इसका भार होता है 300 से 400 ग्राम। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और याद रखना साथियों ये हार्मोन का निर्माण करती है। आशा करता हूं साथियों अब तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए भैया जो थायराइड ग्रंथि है साथियों ये भैया 2 हार्मोन का निर्माण करती है। कितने हार्मोन का निर्माण करती है साथियों? 2 का। एक का नाम है साथियों, नंबर 1 पर बात करें साथियों थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन इसे साथियों थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये साथियों 2 भागों में बटी हुई होती है, बटा हुआ होता है ये हार्मोन। कौन कौन से भाग है साथियों? एक है T3 और एक है साथियों T4। और दूसरा हार्मोन कौन सा है था साथियों? तो दूसरा हार्मोन है भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन। कैल्शिटोनिन हार्मोन। मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि से साथियों 2 हार्मोन का निर्माण होता है। नंबर 1 पर आता है साथियों थायराइड हार्मोन। इस थायराइड हार्मोन को साथियों थायरोक्सिन हार्मोन भी बोला जाता है। ये 2 प्रकार का होता है T3 और T4। दूसरा है साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन। याद रखना साथियों जो थायराइड ग्रंथि होती है भैया ये भैया 98% 98% साथियों इस थायराइड हार्मोन इस टायरोसिन हार्मोन का निर्माण करती है और साथियों लगभग 2% भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है। इतनी बात आपको समझ में आई? याद रखना साथियों थायराइड ग्रंथि से ये जो हार्मोन निकलते हैं थायराइड हार्मोन और कैल्शिटोनिन हार्मोन ये साथियों एमिनो एसिड हार्मोन है। याद रखना साथियों जो हार्मोन होते हैं भैया वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूं हार्मोन 3 प्रकार के नहीं होते एक्चुअली में साथियों। ये हार्मोन साथियों 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। नंबर 1 पर बात करें भैया तो एमिनो एसिड। नंबर 2 पर बात करें साथियों तो प्रोटीन और नंबर 3 पर बात करें साथियों तो स्टेरॉइड। याद रखना साथियों जो हार्मोन एमिनो एसिड के बने होते हैं उन्हें एमिनो एसिड हार्मोन कहा जाता है और साथियों जो हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन बोला जाता है और साथियों जो हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं उन्हें साथियों स्टेरॉइड हार्मोन बोला जाता है। याद रखना साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एमिनो एसिड हार्मोन कौन कौन से हैं, पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं साथियों जो प्रोटीन के बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हैं साथियों जो स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो भैया याद कर लेना, कल एक वीडियो लेके आऊंगा साथियों, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन क्या है, इसकी खोज किसने की थी साथियों, सबसे पहले कब की थी और साथियों कितने प्रकार का होता है, किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, कौन कौन से हार्मोन साथियों एमिनो एसिड हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन साथियों पेप्टाइड हार्मोन है और कौन कौन से हार्मोन साथियों स्टेरॉइड हार्मोन है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है साथियों कि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं भैया वो भैया एमिनो एसिड के बने होते हैं और एमिनो एसिड में भी साथियों किसके बने होते हैं तो याद रखना साथियों टायरोसिन। टायरोसिन टायरोसिन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। टायरोसिन अमीनो अम्ल और साथियों आयोडीन के बने होते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया जी। चलो एक बार और रिवीजन करवाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साथियों कि जो थायराइड ग्रंथि होती है इसे आउटो ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? आउटो ग्रंथि। साथियों ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी साथियों वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करती है। यह हार्मोन साथियों ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है।
इस बात का आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं पता साथियों कि भैया किस तरीके से ब्लड में घुल करके साथियों हार्मोन अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं, मैंने आपको कल, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक वीडियो बना रखी है साथियों ग्रंथि के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर, जिसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है साथियों कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। तो जाओ, पहले नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हो, या फिर इसके बाद में देख लेना, पहले पढ़ लो। इतनी बात क्लियर है। थायराइड ग्रंथि साथियों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार होता है साथियों 300 से 400 ग्राम। इसका आकार है साथियों वो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है, तितली के समान होता है। ये गर्दन में होती है साथियों, आपकी ट्रेकिया है, विंड पाइप है, वायु नलिका है, इसके पीछे की तरफ होती है। बात क्लियर है। फिर मैंने आगे आपको बताया था साथियों कि थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है साथियों थायराइड हार्मोन, जिसे साथियों थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये साथियों थायराइड हार्मोन है, दो प्रकार का होता है, T3 और T4। दूसरा हार्मोन निकलता है साथियों कैल्सिटोनिन हार्मोन। साथियों थायराइड जो हार्मोन है भैया, वो थायराइड ग्रंथि से लगभग 98% निकलता है, और 2% साथियों कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। फिर मैंने आपको बताया था साथियों कि जो हार्मोन होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, एमिनो एसिड से, प्रोटीन से, स्टेरॉइड से। जो हार्मोन साथियों एमिनो एसिड से बने होते हैं उन्हें एमिनो एसिड हार्मोन कहा जाता है, और जो हार्मोन साथियों प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें भैया पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है, और जो हार्मोन साथियों स्टेरॉइड के बने होते हैं उन्हें स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। याद रखना साथियों, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है भैया, वो भैया एमिनो एसिड हार्मोन है, यानी कि एमिनो एसिड के बने हुए हैं, अमीनो अम्ल के बने हुए हैं। तो याद रखना साथियों, जो थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाले जो हार्मोन है साथियों, ये भैया टायरोसिन एमिनो एसिड और भैया आयोडीन से मिलकर के बने होते हैं। किस किस से मिलकर के बने होते हैं? टायरोसिन एमिनो एसिड से और भैया आयोडीन से मिलकर के बने होते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है साथियों, तो हम T3 और T4 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है थायराइड हार्मोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अगर बात क्लियर है तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। आप चैनल पर जाइए साथियों, और इस बात का याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है साथियों इस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल पूरे कंटेंट के साथ। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए साथियों हमारी ये वीडियो उपयोगी है। देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन के बारे में, जो कि साथियों थायराइड ग्रंथि 98% की मात्रा में साथियों इस थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है। नंबर 1 पर थायराइड हार्मोन, या फिर साथियों से कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। %98 की मात्रा में साथियों इसका निर्माण होता है थायराइड ग्रंथि से। बात क्लियर है? और ये दो प्रकार का होता है साथियों, एक होता है T3 और एक होता है T4। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था साथियों कि ये जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है साथियों, ये किस किस के बने होते हैं साथियों? टायरोसिन, एमिनो एसिड और साथियों आयोडीन के। यही बताया था साथियों मैंने आपको। अब देखिए, नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों T3 की। T3 जब साथियों आयोडीन के साथ में 3 अणु किसके जुड़ जाए? टायरोसिन एमिनो एसिड के जुड़ जाए, तो किसका निर्माण होता है? इस T3 का निर्माण होता है। देखिए, जब आयोडीन के साथ तीन अणु किसके जुड़ जाए भैया? टायरोसिन एमिनो
अम्ल के। तो किसका निर्माण होता है? T3 का निर्माण होता है। T3 की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन। अब आपको समझ में आ गया साथियों कि T3 का निर्माण कैसे होता है। तो भैया आयोडीन के साथ में जब 3 अणु टायरोसिन एमिनो एसिड के जुड़ जाए साथियों तो T3 का निर्माण होता है। ट्राई आयोडो टायरोसिन हार्मोन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं साथियों T4 की। नंबर 2 पर आता है T4। तो याद रखना साथियों, जब आयोडीन के साथ 4 अणु किसके जुड़ेंगे भैया? जल्दी जल्दी बताओ। इस टायरोसिन अमीनो अम्ल के। तो किसका निर्माण होगा? T4 का। ट्राई क्यों लिखा है भैया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा अक्सर केमिस्ट्री वगैरह में कि जो 3 शब्द यूज में लिया जाता है उसके लिए ट्राई शब्द यूज में लिया जाता है। 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। इसलिए साथियों यहाँ पर ट्राई शब्द यूज में लिया गया है। T4 टेट्रा। आयोडीन का आयोडो और साथियों टायरोसिन हार्मोन। बोलो भैया किस तरीके से T3 का निर्माण होता है और T4 का निर्माण होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि T3 का निर्माण कैसे होता है और भैया T4 का निर्माण कैसे होता है। अब साथियों हम समझते हैं कि भैया T3 और T4 जो है इनका कार्य क्या है। तो देखिए अब आप लिखोगे साथियों कार्य, T3 और T4 के कार्य। याद रखना साथियों, आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है भैया? तो थायराइड हार्मोन करता है, यानी कि T3 और T4 हार्मोन करते हैं। ये साथियों दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो भैया थायराइड हार्मोन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन ऑप्शन में हो सकता है, T3 T4 हार्मोन ऑप्शन में हो सकते हैं। इन तीनों का एक ही कार्य है, क्योंकि ये एक ही तो नाम है, सबके अलग अलग नाम है। थायराइड हार्मोन को मैंने टायरोक्सिन हार्मोन कहा, इसका अन्य नाम है। और साथ ये 2 भागों में बटा होता है, T3 और T4। दोनों साथियों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। इनका पहला कार्य है शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो याद रखना साथियों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से साथियों एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है साथियों वेसोप्रिन हार्मोन। इसे साथियों एडीएच हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन साथियों आपके मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन भैया मूत्र में ना पहुंचकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो भैया T3 और T4 करते हैं। या फिर ऑप्शन में हो सकता है थायराइड हार्मोन करता है, या फिर ऑप्शन में हो सकता है साथियों थायरोक्सिन हार्मोन करता है। पहला कार्य ये हो गया साथियों इसका, आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। दूसरा कार्य देखिए साथियों, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान को, किसको भैया? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आपने साथियों तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में साथियों मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में साथियों हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और साथियों सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है साथियों? आपको याद होगा हाइपोथैलेमस साथियों हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, इसलिए साथियों हाइपोथैलेमस को थर्मामीटर भी कहा जाता है हमारे शरीर का। तो याद रखना साथियों, अगर आपसे कोई अंग पूछे या कोई ग्रंथि पूछे साथियों तो कौन सी है भैया?
ग्रंथि या अंग पूछे साथियों तो हाइपोथैलेमस है। लेकिन भैया अगर आपसे हार्मोन पूछे कि हमारे शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखना साथियों कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, थायराइड हार्मोन या साथियों थायरोक्सिन हार्मोन या फिर T3 या T4 साथियों आपके ऑप्शन में हो सकता है। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? शरीर के तापमान को साथियों कौन सा अंग नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो भैया याद रखना थायराइड हार्मोन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन या फिर T3 या T4 हार्मोन। दोनों कार्य समझ में आ गए। मैंने अच्छे से आपको बता दिया। शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, ADH हार्मोन। किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। और शरीर में के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो भैया अगर अंग पूछे तो हाइपोथैलेमस, ग्रंथि पूछे साथियों तो हाइपोथैलेमस, लेकिन हार्मोन पूछे तो थायराइड हार्मोन या T3 या T4 हार्मोन। दोनों कार्य समझ में आ गए। और देखिए भैया तीसरा कार्य के बारे में बात करते हैं, मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट, चापचे दर। चापचे दर देखिए साथियों आपके शरीर में रेगुलर प्रतिदिन साथियों बहुत सारी अभिक्रिया होती रहती है, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। इन सभी को साथियों एक साथ क्या बोला जाता है साथियों, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, मेटाबॉलिक बोला जाता है, चापचे बोला जाता है। और जिस दर के साथ में साथियों ये अभिक्रियाएं होती है उस दर को कहा जाता है मेटाबॉलिक रेट यानी कि चापचे दर। तो साथियों इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो भैया याद रखना थायराइड हार्मोन करता है। और नंबर 4 पर है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक रेट, इंपॉर्टेंट है भैया। और नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों BMR। BMR की फुल फॉर्म होती है साथियों बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। बेसल्स मेटाबॉलिक रेट यानी कि आधार उपापचय दर। आधार उपापचय दर। अब ये आधार उपापचय दर क्या होती है, तो आपकी कोशिका किस दर से ऑक्सीजन का उपभोग कर रही है, ऑक्सीजन को खपत कर रही है साथियों, उस दर को क्या कहा जाता है, आधार उपापचय दर कहा जाता है, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। आपको पता है ऊर्जा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यह ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और किसका निर्माण किया जाता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनती है साथियों, ATP के रूप में बनती है। आपको पता है एक ग्लूकोज के टूटने से कितनी ATP का निर्माण होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कह रहा था कि भैया ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो साथियों ऊर्जा बनाने के लिए आपकी कोशिका किस दर से भैया इस ऑक्सीजन का उपभोग कर रही है, इस ऑक्सीजन का खपत कर रही है, उस दर को क्या कहा जाता है साथियों, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट यानी कि आधार उपापचय दर कहा जाता है। तो भैया ये 4 कार्य है आपके थायराइड हार्मोन के, थायरोक्सिन हार्मोन के, या फिर आप कह सकते हो T3 T4 के। पहला कार्य शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, दूसरा कार्य है शरीर के तापमान पर नियंत्रित करता है, तीसरा कार्य है मेटाबॉलिक रेट और चौथा कार्य है साथियों बेसल्स मेटाबॉलिक रेट आधार उपापचय दर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, आगे चले। ओके भैया अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, दूसरा हार्मोन जो निकलता है भैया हमारे थायराइड ग्रंथि से, जो कि 2% में निकलता है, नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। उसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों कि भैया वो क्या काम करता है। बताओ मुझे साथियों यार आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही या नहीं आ रही, और मुझे ये भी बताओ साथ ही साथ में कि मैं किस टॉपिक पर साथियों वीडियो लेके आऊं। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने वाला हूं साथियों, कंटेंट की टेंशन मत करना। जो मैं बातें बताता हूं साथियों उनको नोट करो, पढ़ो 3-4 बार, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा साथियों। अब आप ये देखिए साथियों मैंने राजस्थान लेब स्टैंड की एग्जाम दी थी, बायोलॉजी में मेरा साथियों एक क्वेश्चन छूटा था, वो भी गलती से,
नहीं तो जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे साथियों मैंने पूरा करके आया हूँ। तो कुछ तो बात है साथियों मेरे में, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल टेंशन मत करिए साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ लीजिए भैया, वही काफी है। तो दूसरा हार्मोन हेडिंग लगा लीजिए भैया, कौन सा है? कैल्शिटोनिन हार्मोन। ये भैया थायराइड ग्रंथि से निकलता है। कितने प्रतिशत की मात्रा में निकलता है? 2% की मात्रा में। कितने प्रतिशत की मात्रा में? 2% की मात्रा। देखिए आप पढ़ोगे कैल्शिटोनिन हार्मोन, तो यहां पर कैल्शी शब्द यूज में आ रहा है। कैल्शी यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम यानी कि भैया कहीं ना कहीं इस कैल्शियम शब्द का उपयोग है भैया इस हार्मोन में। जी हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताओ भैया कि कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, बताओ। तो याद रखना साथियों, जो कैल्शियम होता है ये हमारे बालों में होता है, नाखून में होता है, दांतों में होता है, हड्डी में होता है और साथियों आपके ब्लड में होता है। बात क्लियर है? होता है या नहीं होता? होता है साथियों। अब ये देखिए इसका काम क्या है। तो एक तरफ तो बना लीजिए भैया आप हमारा ब्लड, जैसे कि ये आपका ब्लड है, ये क्या है भैया? ब्लड है। और एक तरफ आप क्या बनाओगे? कुत्ते के मुंह में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार की हड्डी होती है, ये क्या है? हमारी बोन है, यानी कि हड्डी है। जब कभी भी साथियों आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो तो कैल्शिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये क्या करता है साथियों? ब्लड के पास उपस्थित अधिक मात्रा में कैल्शियम को किसके पास जाकर के छोड़ता है? आपकी हड्डियों के पास जाकर छोड़ता है। अधिक मात्रा में बने कैल्शियम को साथियों ब्लड में से उठाता है ये हार्मोन और किसके पास लेकर के छोड़ता है साथियों? आपकी हड्डियों के पास ले जाकर छोड़ता है। यानी कि इस कंडीशन में कैल्शियम के पास साथियों, कैल्शियम की आपकी जो हड्डी है इनके पास कमी रहेगी। या फिर साथियों मैं ये भी कह सकता हूं कि जब आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी हो तो उस कंडीशन में क्या होता है? कैल्शिटोनिन हार्मोन निकलता है और ब्लड में अधिक मात्रा में साथियों जो कैल्शियम है उसको अपने साथ घोल करके लेके आता है और किसके पास ले लाकर छोड़ता है? आपकी हड्डियों के पास लाकर छोड़ता है। नहीं आया समझ में? एक बार और सुनिए। एक तरफ है ब्लड और एक तरफ है आपकी हड्डी, एक तरफ ब्लड है और एक तरफ हड्डी है। नंबर एक कंडीशन, आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक है और भैया आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम है। आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक है और आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम है, तो ये कैल्शिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा साथियों। और ये क्या करेगा? आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो ब्लड के पास उपस्थित जो अधिक मात्रा में कैल्शियम है साथियों, इसको खा लेके आएगा आपकी हड्डियों के पास लेके आएगा। अब ऐसा नहीं है साथियों कि भैया ब्लड के पास ऑलरेडी कैल्शियम कम है तो ये फिर भी उठाएगा हड्डियों के पास लेके आएगा, नहीं। जो एक्सिस अकाउंट में साथियों यानी कि अधिक मात्रा में बना हुआ जो कैल्शियम है आपके ब्लड के पास, उसको लेके आएगा ना आपकी हड्डियों को देगा। ये काम करता है भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन। उसके बाद में साथियों पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसमें आप पढ़ोगे साथियों कोलिप्स हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। वो क्या करेगा साथियों? आपकी हड्डियों के पास अधिक मात्रा में बने कैल्शियम को खा लेकर छोड़ेगा, आपके ब्लड में लाकर छोड़ेगा। तो वो बाद की बात है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ब्लड में जो अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है साथियों, वो भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन उस कैल्शियम को खलाएगा, आपकी हड्डियों के पास लाएगा, यानी कि जब आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी होगी तब। तो ये होता है भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन का कार्य। 2% में बनाती है साथियों से थायराइड ग्रंथि। तो आशा करता हूं साथियों T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, कैल्शिटोनिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है, T3 T4 कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, आकार कैसा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है साथियों। बहुत अच्छे से आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी।
अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों कि भैया थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आ गया। थायराइड ग्रंथि है साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन का निर्माण 2% की मात्रा में करती है। और ये हार्मोन क्या करता है साथियों, जब आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में साथियों ये भैया कैल्शियम को उठाएगा आपके ब्लड के पास से और कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, आपकी हड्डियों के पास ले जाकर छोड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और थायराइड हार्मोन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। दो शब्द है साथियों, याद रखना। एक है भैया हाइपोसिक्रेशन, यानी कि अल्पस्राव, और दूसरा है साथियों हाइपर सिक्रेशन, यानी कि अतिस्राव। हाइपोसिक्रेशन अल्पस्राव, हाइपर सिक्रेशन अधिक स्राव। जब साथियों थायराइड हार्मोन की कमी होगी, यानी कि थायराइड जो हार्मोन है, इस थायराइड हार्मोन का अल्पस्राव होगा, तब साथियों आपको कौन सी बीमारी होगी। और जब साथियों थायराइड हार्मोन का अधिक स्राव होगा, तब आपको कौन सी बीमारी होगी। नंबर 1 पर साथियों आपको याद रखना है क्रिएटिनिज्म। इसे हिंदी में कहा जाता है जड़ वामनता रोग। जड़ वामनता, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, जड़ वामनता सही लिखा है भैया, यही है। अब देखिए भैया, ये क्रिएटिनिज्म है, जड़ वामनता है। इस रोग में होता क्या है? पहली बात तो ये है कि थायराइड हार्मोन की कमी से होता है, अल्पस्राव से होता है। तो मैं इसमें पहला पॉइंट लिखता हूं साथियों कि भैया थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। साथियों मैं आपको इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो साथियों उसको भी समझ में आ जाए। ये बीमारी साथियों थायराइड हार्मोन की कमी से होती है, क्रिएटिनिज्म, जड़ वामनता। नंबर 2 पर ये साथियों बच्चों में होती है। ऐसे बच्चे साथियों जिनकी उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष हो, उन बच्चों को होती है। नंबर 3 पर बात करें साथियों, तो इनका जो IQ लेवल है साथियों वो कमजोर होता है। IQ लेवल कमजोर होता है, यानी कि मानसिक तौर पर ये बच्चा जो होता है साथियों, मानसिक तौर पर ये बच्चा कमजोर होता है। या फिर साथियों मैं कह सकता हूं कि भैया ये मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। बोलो, समझ में आई आपको? पहली बीमारी क्रिएटिनिज्म, जड़ वामनता। थायराइड हार्मोन की कमी से होता है ये रोग, बच्चों में होता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 वर्ष है, इनका IQ लेवल कमजोर होता है, ये मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं साथियों। IQ लेवल साथियों इनका बहुत ही कमजोर होता है। जड़ वामनता समझ में आ गई। दूसरी बीमारी लिख ली साथियों गोइटर, घेंगा। ये साथियों इसे गलगंड रोग भी कहा जाता है। घेंगा या गलगंड रोग भी कहा जाता है गोइटर। इसमें क्या होता है? देखिए साथियों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि भैया ये जो बीमारी है गोइटर, घेंगा या गलगंड, थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। दूसरी बात, थायराइड ग्रंथि में साथियों सूजन आ जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? आपके गले में होती है। तो भैया इस रोग में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, आपकी गर्दन फूल करके इतनी मोटी हो जाती है, आपको सांस लेने में भी परेशानी आती है और आपको खाना खाने में भी परेशानी आती है साथियों। आपको पानी पियोगे तो पानी पीने में भी परेशानी आती है। और साथियों जब ये फूल करके मोटी हो जाती है, सूजन आ जाता है, तो साथियों इसमें अंदर पस पड़ जाता है।
और साथियों बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है कि आपको मृत्यु भी हो सकती है साथियों इस बीमारी में। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है साथियों, आपके शरीर में आयोडीन की कमी से ये बीमारी होती है। तभी तो कहते हैं कि अच्छा नमक खाइए जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक हो। बात क्लियर है? तो याद रखना साथियों, थायराइड हार्मोन की कमी से आपको गोइटर रोग होता है, घेंगा या गलगंड। नंबर 3 पर बात करें साथियों, तो नंबर 3 पर आता है साथियों माइक्सोइडीमा। माइक्सोइडीमा साथियों, ये माइक्सोइडीमा जो बीमारी है भैया, ये लड़कियों को होती है। कोई नहीं पूछेगा साथियों कि इन बीमारियों में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्सोइडीमा जो बीमारी है किस हार्मोन की कमी से होता है। इस तरीके से आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि भैया इनमें क्या क्या होता है। माइक्सोइडीमा साथियों, ये बीमारी लड़कियों में होती है। इस बीमारी में क्या होता है, पहली बात तो यह है कि भाई थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। दूसरी बात, लड़कियों की साथी जो त्वचा होती है वो सूख जाती है। इस बीमारी में लड़कियों का जो भार है साथी वो बढ़ जाता है। और आपको पता है कि लड़कियों में हर माह एक मासिक धर्म चक्कर आता है। हाँ, लड़की महिला कुछ भी हो सकती है, मासिक धर्म चक्र आता है साथी, मासिक धर्म चक्र असंतुलित तो हो जाता है। ये होती है भैया माइक्सोइडीमा। बात क्लियर है? और साथियों अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता हो गई, अगर थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में निकल गया साथियों, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपको बीमारी हो सकती है साथियों ग्रेव बीमारी। ग्रेव बीमारी इसमें क्या होता है साथियों, तो इसमें पहली बात तो यह है कि आपका जो वजन है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, आंखों की पुतली बाहर आ जाती है। आंखों की पुतली बाहर आ जाती है। और नंबर 3 पर बात करें भैया, तो नंबर 3 पर आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, आपका रक्त दाब है साथियों, वो भैया हाई हो जाता है, वो उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये याद रखनी है साथियों। अब आपको याद क्या रखना है, सिर्फ आपको 4 बीमारियों का नाम याद रखना है। क्रिएटिनिज्म, गोइटर और माइक्सोइडीमा थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है। थायराइड हार्मोन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो ग्रेव बीमारी होती है। इन बीमारियों में क्या क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर देना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई साथियों आपकी थायराइड ग्रंथि पूरी। कोई सी भी एग्जाम दे लेना, अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाए साथियों तो मेरी गारंटी है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और साथियों यहाँ से चला जाना, जिंदगी में मेरा मुंह मत देखना। लेकिन साथियों अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैंने पढ़ाया है, अगर इस थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन आया और वो मिल गया साथियों, तो फिर आपको सौगंध है मेरी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और मेरी हर वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके भविष्य के साथ खेल रहा हूं। सही कंटेंट दूंगा, अच्छा कंटेंट दूंगा साथियों, वही पढ़ो जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो। फालतू की चीजें मत पढ़ो, ज्ञान की बातें तो बहुत है, ज्ञान तो बाद में ले लेना, पूरी जिंदगी पढ़िए। फिलहाल वो पढ़ो जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ो साथियों कि जिंदगी में कभी रटने की जरूरत ना पड़े, कभी भूल ना हो, कभी भूले ना आप, बहुत अच्छे से पढ़ो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। पहले ही समझदार हो मैं कौन होता हूँ आपको ज्ञान देने वाला। तो बट ये है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, हमने हमारी ज़िंदगी दांव पर लगा रखी है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, ध्यान रखना, बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है पूरे कंटेंट के साथ। मैंने बहुत सारे चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं साथियों, पूरे चैप्टर, जैसे ब्लड हो गया, कोशिक हो गया, विटामिन हो गए, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र के बहुत सारे एमसीक्यू भी करवा रखे हैं, प्रजनन तंत्र बहुत सारे चैप्टर भी करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाओ, चेकआउट करो यार, बहुत अच्छा कंटेंट है यार, देखो तो सही एक बार। आपने कोचिंग पढ़ी होगी, वहाँ का भी कंटेंट देखना और मेरा भी कंटेंट देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना साथियों। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो साइंस गुरु रवि यूट्यूब चैनल, और अपना भविष्य बनाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो। बाय।